नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी, वो भी मेरी ही जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के करोल बाग की रहने वाली एक लड़की की है, जिसका नाम अंजलि है। तो चलिए अब ये कहानी अंजलि के नज़रिए से सुनते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आपने ढेरों हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की हमारी ये कहानी सुनने के बाद आपको असली डर का एहसास होने वाला है। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां और बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं दिल्ली के करोल बाग की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी भूतिया घटना सुनाने जा रही हूँ जिसके बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। क्योंकि मैं कभी मॉडर्न ख्यालों वाली थी और भूत प्रेत जैसी चीज़ों को बस अंधविश्वास मानती थी। लेकिन जब मेरे साथ वो सब हुआ, तब से मेरी जिंदगी का हर पल बस डर और खौफ में ही बीत रहा है। असल में इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब मेरे बड़े भाई नवीन की शादी हुई थी। हमारे परिवार में पापा थे जो एक छोटी सी परचूनी की दुकान चलाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मेरा भाई नवीन पढ़ाई में काफ़ी तेज था और उसकी मेहनत रंग लाई। वो रेलवे ऑफिसर बन गया। उसके ऑफिसर बनते ही हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। भैया ने कुछ महीनों बाद ही किस्तों पर हमारे लिए एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया, वरना पहले तो हम किराए के घरों में ही रहते थे। हमें लगने लगा था कि अब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। भैया की शादी को लेकर मम्मी पापा के बहुत अरमान थे। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। साथ ही मैं एक लड़के से प्यार भी करती थी जिसका नाम अनुज था। मैं और अनुज बचपन से साथ साथ पढ़े थे। उसकी फैमिली भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन अनुज पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने घर का इकलौता बेटा भी। पहले हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज आते आते दोस्ती प्यार में बदल गई। हमारी जिंदगी के लिए हमारे हजारों सपने थे, मगर अनुज चाहता था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और जिम्मेदारियां उठाने लायक बन जाए, तभी शादी करेगा। इसी तरह जिंदगी चल रही थी कि एक दिन भैया ने आकर बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड रिचा से शादी करना चाहता है। अचानक भैया के मुंह से गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर हम सब हैरान रह गए, क्योंकि हमें इस बारे में जरा भी पता नहीं था। लेकिन भैया की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था। हम सबके भैया की शादी को लेकर कई सपने थे, पर भैया की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। अगले दिन भैया अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे घर लाए। देखने में रिचा किसी रिच फैमिली की लग रही थी। उसने सूट सलवार पहन रखा था। भैया ने बताया कि आज उसने पहली बार जिंदगी में सूट सलवार पहना है। जब भैया ने रिचा और उसके परिवार के बारे में बताया तो हमारी हैरानी की हद न रही, क्योंकि रिचा एक बहुत बड़ी रिच फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। अरे, हम तो उनके घर में नौकर के बराबर भी नहीं गिने जा सकते थे। मगर रिचा और भैया की मुलाकात किसी मॉल में हुई थी। फिर धीरे धीरे दोस्ती और दोस्ती से प्यार हो गया। रिचा भले ही अमीर परिवार से थी, लेकिन उसके बोलने के ढंग और स्वभाव से ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी फैमिली से है। हमसे पहली बार मिली तो लगा जैसे बरसों से जानती हूं। यह देखकर घर वालों के मन में भैया की शादी को लेकर जो भी शंका या नाराजगी थी, सब मिट गई। रिचा से मिलकर हमें सच में अच्छा लगा। अगले ही दिन मम्मी पापा हम सब लोग रिचा के घर गए। वहां पहुंचकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। बाहर ना जाने कितनी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और नौकरों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही हम घर के अंदर गए, दरवाजे पर ही रिचा के मम्मी पापा खड़े मिल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया और बड़े ही अपनापन से मिले।
वहीं हमें पता चला कि ऋचा अपने मम्मी पापा और बड़े भाई दीपेश के साथ रहती है। फिलहाल उसका भाई विदेश में था। उस वक्त मैं तो बस हैरानी से इधर उधर घर देख रही थी, क्योंकि आज तक मैंने इतना बड़ा आलीशान घर सिर्फ फिल्मों और टीवी सीरियलों में ही देखा था। लेकिन ऋचा के मम्मी पापा से मिलकर बिल्कुल भी नहीं लगा कि वे इतने अमीर और घमंडी होंगे। वे लोग तो बहुत अच्छे निकले और बिना किसी झिझक के उन्होंने भैया और ऋचा का रिश्ता तय कर दिया। उनका कहना था कि उनकी बेटी की खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। इंसान दौलत तो कमा सकता है, मगर सच्चा प्यार नहीं। जब दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो रुकावट कैसी। ये कहकर उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि शादी का सारा खर्च वे खुद उठाएंगे। हमारे लिए तो यह सब किसी सपने से कम नहीं था, पर मम्मी न जाने क्यों परेशान थी। जब हम घर लौटे तो मम्मी बोली, बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर भैया ने पूछा, क्यों माँ, क्या हुआ? तो मम्मी बोली, ऋचा तुमसे शादी करने को तुरंत तैयार हो गई और तुमने बताया कि बस 1 महीने से उसकी मुलाकात है। उनके मम्मी पापा भी बिना किसी सवाल के मान गए। मुझे यह सब ठीक नहीं लगता है कोई ना कोई बात हमसे छुपी है। भैया ने हंसकर कहा, कैसी बातें कर रही हो माँ? प्यार में भला दौलत देखी जाती है क्या? मम्मी बोली, ठीक है, मान लिया कि ऋचा तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई, पर उनके घर वाले ऐसे ही इतनी जल्दी कैसे मान गए? कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनसे कम हैसियत वाले घर में जाए। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं, बल्कि उनके नौकरों की हालत भी हमसे बेहतर है। यह सुनकर भैया बोले, माँ हर कोई ऐसा नहीं होता। उन्हें अपनी बेटी की खुशी प्यारी है, उन्होंने खुद कहा था। और वैसे भी अगर मैं बेरोजगार होता तो अलग बात थी, लेकिन इतना तो कमा ही लेता हूं कि घर का खर्च आराम से चल जाए। यह सुनकर मम्मी और कुछ कहती, उससे पहले ही भैया इस विषय को टालकर वहां से चले गए। तभी पापा बोले, सही तो कह रहा है वो, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़की भी कितनी अच्छी है, और तुम बेवजह चिंता कर रही हो। उस वक्त किसी ने भी मम्मी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर ऋचा और उसके घर वालों को जैसे शादी की जल्दी थी। जल्दी ही भैया और ऋचा की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। ऋचा भाभी बनकर हमारे घर आ गई। आते ही उन्होंने मम्मी से घर के कामकाज और खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वे इतनी अमीर फैमिली से आई हैं। सबके साथ बेहद प्यार से पेश आती थीं। यह देखकर भैया भी बहुत खुश थे कि उन्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। हम सब भी खुश थे और ऋचा भाभी तो मेरे लिए एक सहेली जैसी बन गई थी। भैया और ऋचा भाभी की शादी को 20 दिन भी नहीं हुए थे कि एक दिन उनके घर वालों ने मम्मी पापा को बुलवाया। कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है। उस दिन सुबह ही ऋचा भाभी बिना बताए मायके चली गई थी। ऐसे में हम सब परेशान थे कि आखिर बात क्या है। मम्मी पापा और भैया मुझे घर पर छोड़कर वहां चले गए। मैं बार बार सोच रही थी कि हे भगवान, आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। ऋचा भाभी को हमने कभी तकलीफ नहीं दी थी, फिर भी मम्मी पापा काफी घबराए हुए थे। कुछ देर बाद जब वे लोग लौट कर आए तो सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। ये देखकर मैं उलझन में पड़ गई। तभी पता चला कि ऋचा भाभी के मम्मी पापा ने अपने बेटे दीपेश के लिए मेरा रिश्ता मांगा है। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मम्मी बोली, पहले जब ऋचा और तुम्हारे भैया का रिश्ता तय हुआ था तब दीपेश विदेश में था, लेकिन शादी के वक्त आया था और तभी उसने तुम्हें देखा। पहली नजर में ही तुम्हें पसंद कर लिया और अब तुरंत शादी करना चाहता है। हमने भी लड़के को देखा है, बिल्कुल राजकुमार जैसा है। कोई कह ही नहीं सकता कि इतना अमीर है, मगर जरा सा भी घमंड नहीं। अब तो मम्मी का भी सारा शक मिट गया। पापा बोले, हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा और दीपेश का विवाह जल्दी हो। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं तो अनुज से प्यार करती थी। मैंने साफ कहा, यह नहीं हो सकता। सब घर वाले हैरानी से मुझे देखने लगे। उन्हें लगा था कि यह सुनकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, पर मेरे इनकार ने सबको चौंका दिया। उस वक्त भाभी भी मायके में ही थी। मैंने कहा, मैं अनुज से प्यार करती हूं
और उसी से शादी करूंगी। मम्मी तुरंत बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उस लड़के की हैसियत देखी है? उसे 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती, रहने को घर भी ठीक से नहीं है, और तुम ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो? यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी, कुछ दिन पहले हमारी हालत भी ऐसी ही थी। भैया की नौकरी लग गई और रिश्ता अमीर घर में हो गया तो आपके सुर ही बदल गए। पापा बोले, अपनी किस्मत मानो कि उन्होंने आगे से रिश्ता मांगा है, वरना हमारी क्या औकात उनके सामने। इसीलिए बिना इनकार किए जैसा कह रहे हैं वैसा करो और उस लड़के को भूल जाओ। मैंने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने भैया से कहा, ऋचा भाभी के घर वालों ने भी तो आपकी हैसियत देखकर रिश्ता नहीं किया था। उन्होंने आपका और ऋचा भाभी का प्यार देखा था, तो आप लोग मेरी शादी अनुज से क्यों नहीं कर सकते? यह सुनकर भैया बोले, क्योंकि अनुज कुछ करता नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, पैसों के बिना जिंदगी नहीं चलती। उस वक्त घर वालों ने मेरी एक न सुनी, जबकि अनुज और मेरा रिश्ता बरसों पुराना था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर हमेशा मर्यादा में रहते थे। वो मेरी हर तकलीफ समझता था। मैंने रोते हुए सारी बात अनुज को बताई तो वो भी परेशान हो गया, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे घर वालों से बात करेगा। अगले ही दिन वो अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे हाथ मांगने आ गया, लेकिन मेरे घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि जब अनुज के मम्मी पापा घर आए तो मेरी मम्मी ने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी कि अनुज को बहुत गहरा दुख पहुंचा। वहीं घर वालों ने मुझे साफ धमकी दी कि अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश भी की तो वे लोग अपनी जान दे देंगे। यह सुनकर मैं बुरी तरह डर गई। अनुज मेरी हालत समझ रहा था। हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से परिवार को कोई तकलीफ उठानी पड़े। ऐसे में मजबूर होकर मुझे अपने घर वालों की मर्जी से शादी का फैसला करना पड़ा और मेरा रिश्ता दीपेश से तय हो गया। फिर बड़े धूमधाम से शादी हो गई। सब लोग खुश थे, बस मैं अकेली दुखी थी, क्योंकि मेरे लिए दौलत और ऐशो आराम की कोई अहमियत नहीं थी। मुझे पता था कि मेरे घर वालों ने सिर्फ दौलत देखकर रिश्ता तय किया है, लेकिन मैं तो सिर्फ अनुज से प्यार करती थी। वो जैसा भी था, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं थी। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे और अनुज को लगा जैसे हम अपनी जान ही दे दें। बड़ी मुश्किल से हमने खुद को संभाला। फिर दुल्हन बनकर मैं ऋचा भाभी के मायके यानी अपनी ससुराल आ गई। वहां मेरा बड़े प्यार से स्वागत हुआ। जब पहली बार भैया के रिश्ते के लिए आई थी तो सब कुछ देखकर मुझे खुशी हुई थी, लेकिन आज दुल्हन बनकर वही सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार अनुज की याद आ रही थी। मैंने ठान लिया कि अब जिंदगी अलग है, अब अनुज के बारे में नहीं सोचूंगी। फिर मुझे एक बड़े कमरे में बिठाया गया, इतना बड़ा कि जितना हमारा पूरा फ्लैट था उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैं घबराई सी उस बड़े से बेड पर बैठी थी। तभी दीपेश अंदर आया तो उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पास आकर बैठा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो उसी पल प्यार हो गया था, पता नहीं क्यों। तभी उसका फोन बजा और वह बात करते करते बाहर चला गया। तभी मेरी सासू माँ आई और बोली, बेटा तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, जी बोलिए। वो मेरे पास बैठ गईं और बोली कि हमारे परिवार की परंपरा है कि कुछ दिनों तक पति पत्नी एक दूसरे के करीब नहीं आते, क्योंकि कुछ खास रस्में होती हैं। साथ ही घर के देवी देवताओं के दर्शन भी करने होते हैं। जब तक सब पूरा न हो तुम्हें और दीपेश को अलग अलग कमरों में रहना होगा। यह नियम हर किसी को मानना पड़ता है ताकि दूल्हा दुल्हन का जीवन खुशियों से भरा रहे। यह सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। दीपेश की मां ने सिर पर हाथ रखा और चली गई। वैसे भी इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं भी इतनी जल्दी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं चाहती थी। दीपेश को थोड़ा जानना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दीपेश आया और बोला, मां ने सब बता दिया होगा, है ना? मैंने कहा, जी। वह बोला, क्या करें, रस्में हैं तो निभानी पड़ेंगी। अच्छा अब तुम सो जाओ।
इतना कहकर वह चला गया। मैंने भी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और लेट गई। उस वक्त मैं अनुज के बारे में सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। मन कर रहा था उसे कॉल कर लूं, मगर अब अतीत को भूलना चाहती थी, पर भूल नहीं पा रही थी। ऐसे में मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुज संग बिताए हर पल याद आ रहे थे। इन्हीं ख्यालों में डूबकर मैं सो गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि लगा जैसे कमरे में कोई है। मुझे चलने की आहट सुनाई दी। नींद में होने के कारण पहले तो अनदेखा किया, लेकिन फिर किसी औरत के घुंघरू और चूड़ियों की आवाज साफ सुनाई दी। हड़बड़ाकर आंखें खोली, चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। सोचा शायद भ्रम है और फिर से लेट गई। तभी खिड़की की तरफ से आवाज आई, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। पहले तो अनदेखा किया, लेकिन बार बार खटखटाने की आवाज आई तो उठकर खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि दूसरी मंजिल पर आखिर खिड़की कौन खटखटा सकता है। सोचते हुए बेड की तरफ लौटी ही थी कि नजर गार्डन की ओर गई। वहां दो औरतें शादी के जोड़े में बैठी दिखीं, जिनकी पीठ मेरी तरफ थी। यह देखकर मैं चौंक गई कि इतनी रात को दो दुल्हनें गार्डन में क्या कर रही हैं। फिर खुद से बोली, मैं इतना क्यों सोच रही हूं, शायद कोई होगी, और खिड़की बंद कर वापस बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बार बार यही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि रात के इस वक्त गार्डन में वे दोनों दुल्हन आखिर कर क्या रही थीं। वैसे भी घर का मेन गेट तो लॉक होता है और उस पर गार्ड्स भी तैनात रहते हैं, तो फिर वे दोनों अंदर कैसे आई होंगी। यह सब सोचते हुए मैंने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, मगर तभी कमरे में फिर से वही घुंघरू और चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। अब मैं घबराकर उठ बैठी। आंखें खोलीं तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई नहीं था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने सोचा शायद मैं बहुत थक चुकी हूं, तभी दिमाग यह सब भ्रम पैदा कर रहा है। यह सोचकर फिर से लेट गई। थोड़ी ही देर में गहरी नींद आई तो सपने में देखा कि दो औरतें घूंघट डाले मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। मैं जिधर जाती वे भी पीछे पीछे चली आती। डर के मारे मैं दौड़ने लगी तो वे भी तेजी से मेरे साथ दौड़ने लगीं। हड़बड़ाकर मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने घूंघट हटा दिया। उनका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं घबराकर नींद से जाग गई। आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा, हे भगवान, यह कैसा डरावना सपना था। घबराई हुई दोबारा लेटी, मगर नींद नहीं आ रही थी। मजबूरी में सोने की कोशिश की और आखिरकार नींद आ ही गई। तभी अचानक कानों में धीमी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? चली जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगी। यह सुनकर मैं झट से उठ गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कहीं कोई नहीं था। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा। पूरी रात मैं चैन से नहीं सो पाई। जो कुछ हो रहा था उससे मन में शंका थी कि यह मेरा भ्रम है या हकीकत। सोचा, इसी बीच घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं उठकर बाथरूम चली गई। शावर चालू किया तो उसमें से पानी की जगह अजीब सी आवाज आने लगी। कभी किसी औरत की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी आदमी की। बार बार कोई कह रहा था, जिंदा बचना चाहती हो तो चली जाओ, क्यों आई हो यहां? यह सुनकर मैं सिहर उठी। तभी अचानक आवाज बंद हो गई और पानी चल पड़ा। मैं दंग रह गई, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घबराकर हिम्मत जुटाई और नहाने लगी। तभी एहसास हुआ कि पीछे से किसी ने मेरी कमर पकड़कर खींचने की कोशिश की है। मैं झट से पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी एहसास हो रहा था कि किसी ने सचमुच मुझे छुआ है। डर के बावजूद नहाकर बाहर आई। तैयार होकर आईने के सामने बैठी और अनुज के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक पीछे वहीं दोनों औरतें नजर आईं। इस बार घूंघट नहीं था। उनका चेहरा इतना डरावना था कि देखते ही मेरा खून सूख गया। गले पर अजीब से निशान थे। आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। पूरा चेहरा जला हुआ और मांस बाहर लटक रहा था। यह देखकर मैं कांप उठी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखूं। घबराकर जैसे ही पलटी, वहां कुछ नहीं था। फिर आईने में देखा तो वह भी गायब थीं। तभी कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, जिंदा रहना चाहती हो तो यहां से चली जाओ। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ी, मगर कोई नहीं था। कुछ पल बाद चारों तरफ वही आवाज गूंजने लगी। मैं बुरी तरह डर गई। अचानक सब शांत हो गया।
पूरे कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मेरा वहम है या हकीकत। डर के मारे बाहर निकली तो देखा बाकी सब लोग अब भी सो रहे थे। मैं सीधी रसोई में चली गई, जहां नौकरानियां नाश्ते की तैयारी कर रही थीं। मुझे देखते ही वे सब डरकर एक तरफ हट गईं। मुझे अजीब लगा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो बस हाँ ना में जवाब देती रहीं। मैंने नाश्ता बनाने की सोची, पर उन्होंने मना कर दिया। मगर मैं जिद पर अड़ गई कि आज अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी। तभी अचानक सासू माँ आ गईं। मुझे किचन में देखकर गुस्से से चिल्लाईं, तुमसे किसने कहा यहां काम करने को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझे लगा मेरे हाथ का नाश्ता खाकर सब खुश होंगे, मगर उनका गुस्सा देखकर समझ नहीं आया मैंने क्या गलती की। तभी वह बोली, अरे बेटा, तुम अभी नई नई दुल्हन आई हो, ऐसे में रसोई का काम अच्छा नहीं लगता। यह नौकरानियां इसीलिए तो हैं। चलो अब अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही उन्होंने दोबारा डांट कर कहा, जाओ अपने कमरे में। मैं चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। सोच रही थी आखिर मैंने ऐसा क्या किया। तभी लगा जैसे मेरे साथ साथ दो औरतें चल रही हैं। उनकी पायल की छनक साफ सुनाई दे रही थी। मैं झट से पलटी, मगर कोई नजर नहीं आया। घबराकर जल्दी से अपने कमरे में आ गई। तभी मम्मी का फोन आया और उनसे बातें करने लगी। फिर ऋचा भाभी, भैया और बाकी घर वालों से भी फोन पर बात हुई। तभी नौकरानी नाश्ता लेकर आई तो मैंने कमरे में ही खा लिया। दोपहर को एक फ्रेंड का कॉल आया। वह अनुज के बारे में बता रही थी कि मेरी शादी के बाद से वह घर से बाहर तक नहीं निकला और दिन रात रोता रहता है। यह सुनकर दिल टूट गया। मन हुआ उससे बात करूं, मगर कर नहीं सकती थी। तभी सासू मां कमरे में आईं। मैंने कॉल काट दिया। उन्होंने पूछा, किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, कुछ नहीं मां, बस एक दोस्त थी। वह मुस्कुराई और बोली, अच्छा। फिर पास बैठकर प्यार से बातें करने लगी और बोली, बेटा, सुबह मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है ना, मुझे उन नौकरानियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा तुम इस घर की बहू हो, रानी की तरह राज करो, फिर वहां जाने की आखिर क्या जरूरत थी। मेरी सास मुझसे ऐसे ही प्यार से बातें करने लगी कि सुबह जो कुछ हुआ था मैं भी उसे भूल गई। धीरे धीरे पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। दीपेश एक बार भी मेरे पास कमरे में नहीं आया। यहां तक कि मेरा खाना और नाश्ता भी मुझे कमरे में ही भिजवा दिया गया। घर में मेरी सासू मां के अलावा कोई नौकरानी मुझसे बात नहीं करती थी। जब भी मैं बाहर जाती तो सभी नौकरानियां डरी सहमी एक किनारे खड़ी हो जाती। ये देखकर मुझे हैरानी होती, लेकिन सास ने मुझे कमरे से बाहर निकलने से ही मना कर रखा था। ऐसे में मैं अपने कमरे तक ही सीमित हो गई थी। ये सारी बातें मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने अजीब क्यों हैं। कमरे से बाहर तक निकलने नहीं देते, ना ही कुछ करने देते। दिन इसी तरह कट गया। रात को भी खाना मेरे कमरे में ही आ गया। इस कमरे में बंद रहते रहते मुझे घुटन होने लगी थी। मन कर रहा था बाहर जाऊं, लेकिन अभी तो नई दुल्हन थी। सोच रही थी कि अगर ऐसे ही बाहर निकल जाऊंगी तो घर वालों को कैसा लगेगा। थोड़ी देर गार्डन में बैठना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई तो खिड़की से बाहर देखने लगी। वही बेंच नजर आ रही थी जहां पिछली रात मैंने उन दोनों औरतों को दुल्हन के रूप में देखा था। मैं उनके बारे में सोच रही थी, लेकिन अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वे कौन थीं। रात का खाना खाने के बाद मैंने मोबाइल उठाने की कोशिश की, मगर किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। तब मैं अनुज के ख्यालों में खोते खोते लेट गई। मैं पूरी तरह उसी में डूबी थी कि अचानक लगा जैसे कोई मेरे कमरे में भागता हुआ आया है। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई नहीं था, लेकिन भागने की आवाज साफ सुनाई दी थी। अब मैं डरने लगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर भी मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। देर रात तक मैं जागती रही। तभी खिड़की के पास से रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे ही कोई जोर जोर से रो रहा हो। मैं हैरान होकर खिड़की के पास गई। खिड़की खोलकर देखा तो वहीं दोनों औरतें बेंच पर बैठी थीं, लेकिन इस बार उनका चेहरा मेरी तरफ था और दोनों मुझे घूर रही थीं। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गई।
और तुरंत खिड़की बंद कर दी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। ऐसी बातों पर भरोसा तो नहीं करती थी, लेकिन अपनी आंखों से जो देखा था उसे भी झुठला नहीं सकती थी। मैं जल्दी से बेड पर आई और तकिए में मुंह छुपा लिया। तभी कमरे में घुंघरू और चूड़ियों की आवाज आने लगी। इस वक्त मन कर रहा था भागकर कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हुई तो मैंने कांपते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ नहीं था। मैं फिर खिड़की के पास गई। बाहर देखा तो इस बार वो औरतें नजर नहीं आईं। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरह के ख्याल आ रहे हैं। यही सोचकर खुद को समझाने लगी, लेकिन डर मिट ही नहीं रहा था। अब मैंने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। तभी कमरे में फिर से जोर जोर से रोने की आवाज गूंजने लगी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली, मगर वहां कोई नहीं था। अब मैं और डर गई और जैसे तैसे सो गई। सोते वक्त लगा जैसे मेरे चेहरे पर कुछ टपक रहा है। मैंने आंखें खोली तो होश उड़ गए। मेरे ऊपर पंखे पर एक औरत बैठी थी, शादी के जोड़े में लिपटी, पूरा शरीर जला हुआ, जगह जगह से खून और मांस लटक रहा था। गले पर गहरा निशान था। आंखें इतनी डरावनी कि उनमें से खून के आंसू बह रहे थे। उस घाव से खून सीधा मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मैं बुरी तरह सहम गई। तभी देखा कि मेरे सिर के पीछे भी एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसके गले से भी खून बहकर मेरे चेहरे पर टपक रहा था। वो मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। मैं कांप उठी। अचानक दोनों औरतें भयानक आवाज में बोलीं, क्यों आई हो तुम यहां? क्यों आई हो अपनी मौत के मुंह में? जान बचानी है तो भाग जाओ। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं डरते डरते बोली, कौन हो तुम दोनों? कौन हो? लेकिन वे बस गुस्से में एक ही बात दोहराती रहीं और मेरे बेड के आसपास खड़ी होकर घूरने लगी। अचानक दोनों जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीखें बेहद भयानक थीं। मैं इतनी घबरा गई कि होश खो बैठी। जब सुबह आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। रात को जो हुआ था उसे याद करके मैं कांप गई। कभी लगता यह मेरा भ्रम था, कभी लगता सच था। मैंने सोचा कि घर वालों को बताऊं, लेकिन फिर डर लगा कि कहीं वे मुझे पागल न समझें। आखिर मैंने किसी से कुछ न कहने का ही फैसला किया। वैसे भी अभी किसी को ज्यादा जानती नहीं थी, किससे कहती। मैं कांपते हुए नहाने के लिए बाथरूम गई। डर था कि कहीं वे दोनों औरतें फिर न दिख जाएं। नहाकर बाहर आई तो सामने दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे, क्यों आई हो यहां? मौत के मुंह में चली जाओ यहां से। जैसे ही मैंने पढ़ा, कुछ देर में वे शब्द गायब हो गए। अब मैं और डर गई। समझ ही नहीं पा रही थी मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं और घबरा गई, लेकिन सोचा घर का कोई होगा। दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी चाय लेकर खड़ी थी। मैंने कप लिया और जैसे ही देखा उसमें चाय नहीं खून था। मेरे हाथ कांप उठे। कप छूट गया और गिरकर टूट गया। लेकिन जब देखा तो फर्श पर सिर्फ चाय बिखरी थी। मैं और ज्यादा हैरान हो गई। तभी सास और एक नौकरानी वहां आ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाई। सास बोली, ओह, कप टूट गया, इसलिए घबरा रही हो ना? अरे कोई बात नहीं। उन्होंने नौकरानी से फर्श साफ करने को कहा और दूसरी से चाय लाने के लिए। मैं अब भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर सास बोली, जल्दी चाय पीकर नीचे आना, नाश्ता तैयार है। ये कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी नौकरानी चाय लेकर आई, लेकिन डर की वजह से मैंने नहीं पी। बस कप एक तरफ रख दिया। फिर नीचे आई तो देखा सास नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने बताया कि दीपेश और उनके पापा ऑफिस चले गए हैं। फिर मुझे नाश्ता करने को कहा। मैं चेयर पर बैठ गई और हम दोनों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उस वक्त भी डर के कारण मैं कुछ नहीं बोली और फिर अपने कमरे में लौट आई। वहां बैठकर जो कुछ हुआ था उसी के बारे में सोच रही थी। तभी ऋचा भाभी का फोन आ गया। मैं उनसे बातें करने लगी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीत गया और दोपहर को मैं सोने चली गई। अभी सोए हुए कुछ ही समय हुआ था कि मुझे सपना आया। उसमें एक अजीब खंडहर दिखा, जहां से भयानक चीखें गूंज रही थीं।
बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। मैं डरते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। जैसे ही गिरी, मेरी नींद खुल गई। आंखें खोलकर इधर उधर देखा और खुद से बोली, कुछ नहीं है, बस कोई बुरा सपना था। ये सोचकर मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब से यहां आई थी, जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसकी वजह से मन में डर और घबराहट बनी रहती थी। तभी मम्मी का कॉल आया। वे लोग रस्म के मुताबिक मुझे आज मायके बुलाना चाहते थे, मगर सास ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक यहाँ की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर मन उदास हो गया, क्योंकि मायके जाने का मन बहुत कर रहा था। यहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अकेले कमरे में रह रहकर घुटन महसूस होती थी। मेरी आवाज सुनकर मम्मी बोली, बेटा, तुम्हें हमारी याद आ रही होगी ना? पर कोई बात नहीं, अब यही तुम्हारा घर है। धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। वैसे भी तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है। ये कहकर वे मुझे समझाने लगी। इसी तरह दिन बीत गया। रात को जब मैं सो रही थी तो अचानक कमरे में घुंघरू की आवाज गूंज उठी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा वे दोनों डरावनी औरतें मेरे पास खड़ी थीं। ये देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। तभी उनमें से एक बोली, हमसे मत डरो। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, मत डरो, लेकिन अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहां से भाग जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगी। मैं डर से जमी हुई थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, दुल्हन बनाकर लाए हैं तुम्हें, मगर तुम जानती भी हो किसकी दुल्हन हो। तुम्हारी तरह हम भी इसी घर में दुल्हन बनकर आए थे और अब भटक रहे हैं। ये कहते ही उनकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और वे रोने लगीं। अचानक कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। दोनों औरतें मुझे घबरा कर कहने लगीं, किसी को हमारे बारे में मत बताना, किसी को मत बताना। इतना कहकर वे गायब हो गईं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो सास मुझे आवाज दे रही थी। मैं डरते डरते दरवाजा खोला। मुझे घबराया देखकर सास बोली, क्या हुआ? मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं। वे बोली, अच्छा, शायद सो रही थी। सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन कल हमें गांव जाना है, सुबह उठकर तैयार रहना। मैं हड़बड़ाकर बोली, जी। फिर सास बोली, ठीक है, अब सो जाओ, और चली गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लॉक कर लिया और वापस बेड पर आकर लेट गई, लेकिन उन औरतों की बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं। मैं सोच रही थी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तभी फिर से कमरे में आवाज गूंजने लगी, चली जाओ यहां से, चली जाओ। अब मैं और डर गई। अचानक चारों तरफ से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। कमरा दहल उठा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि बेहोश हो गई। सुबह होश आया तो देखा कमरे में सन्नाटा था। घड़ी देखी तो 5 बज चुके थे। मैं घबरा कर उठी। रात का खौफ अब भी दिल में था, लेकिन आज कहीं जाना था, ये सोचकर नहाने के लिए बाथरूम चली गई। नहा धोकर बाहर आई तो देखा घर में कोई नहीं जगा था। मुझे याद आया, सास ने कहा था जल्दी तैयार रहना, पर सब तो सो रहे थे। मैं वापस कमरे में आ गई और मोबाइल देखने लगी। फिर पुरानी यादों में खो गई। लेटे लेटे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। करीब 8 बजे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से नींद टूटी। घबरा कर उठी और दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। वे बोली, बेटा, सो रही थी क्या? मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहा धोकर तैयार होकर कब से आपका इंतजार कर रही हूं। आपने कहा था ना जल्दी तैयार रहना। सास मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, जल्दी कहाँ था, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी ना। कोई बात नहीं, आराम करो, फिर नीचे आ जाना, नाश्ता बन रहा है। मैंने कहा, जी। फिर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नीचे गई और हम सब ने साथ बैठकर नाश्ता किया। कई दिनों बाद दीपेश सामने दिखा, मगर उसने एक बार भी मेरी तरफ नजर नहीं उठाई। यह देखकर मुझे तकलीफ तो नहीं हुई, लेकिन अजीब जरूर लगा, क्योंकि घर वालों से तो यही सुना था कि उसी की जिद पर मेरी शादी हुई। तो फिर इतने दिन से उसने मुझसे एक बार भी बात क्यों नहीं की? मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूं। मैंने सोचा इस पर ज्यादा ध्यान न दूं और अनदेखा कर दिया। करीब 10 बजे हम सब गाड़ी से निकल पड़े। मेरे सास, ससुर, मैं और दीपेश साथ थे।
सासू माँ ने रास्ते में बताया कि वे लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। सफ़र लंबा था। हम रास्ते में कई जगह रुककर चाय नाश्ता करते रहे। रात के करीब 9 बजे गांव पहुंचे। मैंने सोचा था कि उनका घर शायद हवेली या कोई बड़ा घर होगा, मगर जहां गाड़ी रुकी सामने एक खंडहर नजर आ रहा था। गाड़ी से उतरकर मैं हैरानी से उसे देख रही थी। तभी सास ने कहा, चलो बेटा नीचे उतरो। मैं चुपचाप उनके साथ उतर गई। सास ने इधर उधर देखा तो दीपेश और उनके पापा वहां से चले गए। अब सास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये लो जोड़ा, दुल्हन की तरह यहीं गाड़ी में तैयार हो जाओ। मैं हैरान रह गई और बोली, इस वक्त और यहां? वे बोली, हां, यहां तुम्हें अंदर किसी के दर्शन करने हैं। मैंने कहा, लेकिन आपने तो कहा था हम गांव जा रहे हैं। वे बोली, हां, गांव जाएंगे, लेकिन पहले दर्शन जरूरी हैं। उसके बाद पास ही हमारा गांव है। अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ, वैसे भी अंधेरा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि देवी देवताओं के दर्शन के लिए दुल्हन की तरह तैयार होना जरूरी नहीं होता। मैं जैसी थी ठीक थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। शादी का जोड़ा लिया और गाड़ी के पास अंधेरे में तैयार होने लगी। सास मेरी मदद कर रही थी। कुछ देर में मैं दुल्हन की तरह तैयार हो गई। मुझे देखकर सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वे मुझे लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने खंडहर में कदम रखा, मन अजीब सा हो गया। लग रहा था भाग जाऊं, लेकिन चुपचाप आगे बढ़ी। तभी वहां से भयानक बदबू आने लगी। मैंने सोचा, आखिर यह लोग मुझे यहां क्यों लाए हैं? इतनी गंदी जगह में भला कौन सा देवी देवता हो सकता है? लेकिन कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और बदबू इतनी भयानक थी कि सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। घबराकर जब मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। ये देखकर दिल में डर और घबराहट दोनों बढ़ गए। पर मैंने अपनी सासू मां का हाथ पकड़ा और कदम बढ़ाती रही। तभी मेरी नजर सामने पड़ी तो देखा कि वहां एक भयानक सी मूर्ति रखी थी, जो इतनी डरावनी थी कि मेरी चीख निकलने ही वाली थी। मगर मैंने तुरंत मुंह पर हाथ रख लिया और सहमे सहमे उसे देखने लगी। गौर से देखा तो वह एक काली और अजीब मूर्ति थी, जिसकी जीभ बेहद लंबी थी, आंखें लाल जल रही थीं, पूरा शरीर काले रंग का था। उसके दांत बाहर निकले हुए और हाथों के नाखून असाधारण रूप से लंबे थे। ऐसी मूर्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके चारों तरफ हड्डियां और तंत्र मंत्र का सामान बिखरा था। वहीं दीपेश और उसके पापा पहले से जमीन पर बैठे थे। सामने ही एक तारा बना था, जिसके बीच में इंसानी खोपड़ी का कपाल रखा था। पास ही नींबू, पताशा, लौंग, मांस और शराब की बोतलें रखी थीं। यह सब देखकर दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। लगा जैसे कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। मैं डर गई। तभी मेरी सास ने हाथ पकड़कर कहा, चलो। मैं हकलाते हुए बोली, ये कौन सी जगह है? तो वह बोली, अभी चलो। कहते हुए उसने मुझे जबरदस्ती आगे खींचा और बैठा दिया। इसके बाद मेरी सास, दीपेश और उसके पापा अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे ही उनका उच्चारण शुरू हुआ, वैसे ही उस गुफानुमा खंडहर में तेज तेज डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। मेरा दिल सहम गया। तभी याद आया कि यह खंडहर तो मैंने सपने में देखा था। अब दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, अब क्या होगा? तभी ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए वहां आ गए और माहौल और डरावना हो गया। अचानक एक अजीब सी चीख गूंजी, जिससे मैं कांप उठी। मैंने सास का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा भी अब अजीब लगने लगा था। तभी सामने रखी काली मूर्ति हिलने लगी। मेरी आंखें अविश्वास में फैल गईं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मूर्ति ने प्रेत का रूप धारण कर लिया। यह देख दीपेश, उसके पापा और मेरी सास मुस्कुराने लगे। तभी वे सब बोले, काली शक्तियों के बादशाह, आपका स्वागत है। प्रेत ने भयानक आवाज में कहा, कहाँ है मेरी दुल्हन? दीपेश की मां ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये रही। मेरे तो होश उड़ गए। प्रेत ने अजीब मुस्कान के साथ मेरी ओर कदम बढ़ाए। मैं घबरा कर बोली, मां, ये क्या है? और उसका हाथ पकड़ लिया।
लेकिन प्रेत पास आता ही गया। मैं वहां से भागने लगी, मगर दीपेश ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। प्रेत जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। मैं चीखना चाहती थी मगर गले से आवाज ही नहीं निकली। अचानक मेरे हाथ पांव में जंजीरें लिपट गईं और मैं गिर पड़ी। प्रेत पास आया और हवस भरी नजरों से घूरने लगा। उसी पल मुझे सब समझ आ गया कि मेरा क्या अंजाम होने वाला है। मैं कांप उठी। मुझे वे औरतों की बातें याद आईं। तुम जानती भी हो किसकी दुल्हन हो? मैंने खुद को बचाने के लिए जोर से चिल्लाया, मगर वे तीनों मुझे शैतानी मुस्कान के साथ देखते रहे। फिर मेरी सास वहां से उठकर चली गई। मैं रोती हुई बोली, मां, मुझे मत छोड़ो। मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर ससुर और दीपेश भी चले गए। अब मैं अकेली प्रेत के सामने थी। मेरी चीखें वहां गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी प्रेत ने मेरे कपड़े नोचने को हाथ बढ़ाया, मगर अचानक चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी भयानक आवाज गूंज उठी। यह देखकर दीपेश और उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए और घबराकर उसे देखने लगे। मैंने अपने गले की ओर देखा तो वहां मां का दिया हुआ देवी मां का लॉकेट था, जिसे मैं शादी के बाद कपड़ों में छुपाकर रखती थी। तभी मेरे हाथ पांव की जंजीरें गायब हो गईं। दीपेश ने लॉकेट उतारने की कोशिश की, लेकिन मैंने जोर से धक्का देकर खुद को छुड़ाया और भाग निकली। वे तीनों मेरे पीछे दौड़े। मैं खंडहर में भाग रही थी कि अचानक किसी चीज से टकराकर गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने मुझे थाम लिया। देखा तो वहीं दुल्हन बने हुए औरतों की आत्माएं थीं। मैं डर के मारे चुप हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खंडहर के दूसरे हिस्से में ले गई। उधर वे लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तभी आत्माओं ने मेरा हाथ थामा और मेरी चेतना खो गई। जब होश आया तो खुद को मंदिर में पाया। सामने वही दोनों आत्माएं थीं। मंदिर में देखकर मैं चौंकी तो वे बोली, हाँ, हम आत्माएं हैं लेकिन बुरी नहीं, इसलिए भगवान भी हमें यहां रहने देते हैं। हम तो तुम्हें बचाना चाहते थे। बार बार समझाने की कोशिश की, इशारे दिए, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है, यह लोग तुम्हें इस प्रेत को सौंप कर तेरी इज्जत और बलि देना चाहते थे। यह सुन मैं सन्न रह गई। आत्माएं बोली, यह लोग उसी प्रेत के उपासक हैं। इनके पास कुछ नहीं था, चोरी चकारी से गुजारा करते थे। फिर एक तांत्रिक से मिले जिसने इन्हें प्रेत की पूजा करना सिखाई। बदले में 7 कुंवारी दुल्हनों की बलि मांग ली। प्रेत ने इन्हें अमीर बना दिया और यह दिल्ली में नामी हो गए। इसके लिए इन्हें 7 दुल्हनें चाहिए थीं। इस काम में इनकी बेटी ऋचा मदद करती। वह किसी मिडिल क्लास लड़के को अपने जाल में फंसाती, जिसकी बहन होती, शादी करती और फिर अपने भाई दीपेश का रिश्ता उससे जुड़वाती। परिवार लालच में आकर मान जाता। फिर यह दुल्हन को प्रेत के हवाले कर देते। प्रेत उसकी इज्जत लूटकर बलि लेता और जला देता। मौत का यह तांडव चलता और धीरे धीरे वह दुल्हन के माँ बाप को भी निगल लेता। सबको यह हादसा दिखता और पैसे के दम पर मामला दब जाता। फिर ऋचा घर लौट आती और अगली शादी की तैयारी करती। हमारे साथ भी यही हुआ। हमारे परिवार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बारी थी। ये कहते हुए आत्माओं की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी बातें सुनते ही मेरी समझ खुली और मुझे पता चला कि ऋचा भाभी ने मेरे भैया से शादी क्यों की थी। तभी उनमें से एक औरत बोली, हमने तुम्हें पहले भी समझाना चाहा था, लेकिन तुम हमारी बात समझ ही नहीं पाई। अब वे लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए अभी यहीं इस मंदिर में रहो और सुबह होते ही अपने गांव लौट जाना। यह सुनकर मैं खामोश हो गई और अंदर से कांप रही थी। वे दोनों आत्माएं मेरे साथ थीं। तभी उनमें से एक बोली, इस प्रेत, दीपेश और उसके परिवार की मौत ही हमारी मुक्ति है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। फिर सुबह होते ही मैं मंदिर से बाहर आई। मुझे यकीन था कि दीपेश और उसके घर वाले मुझे ढूंढने में लगे होंगे, इसलिए मैं बचते बचाते नज़दीकी शहर पहुंची और वहां रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी में बिना टिकट ही बैठ गई। टिकट चेकर आया तो मैंने अपनी गले की सोने की चेन उतारकर उसे दे दी। उसने मेरी मजबूरी समझी और कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दीपेश और उसके घर वाले पहुंच चुके थे।
शायद वो लोग फ्लाइट से आए थे। उन्होंने मेरे घर वालों को झूठी कहानी सुनाई कि मैं किसी और के लिए उन्हें धोखा देकर भाग आई हूं। यह सुनकर मेरे घर वाले गुस्से में भर गए। उन्हें लगा कि मैं अनुज के साथ भाग गई हूं। उन्होंने मुझे खरी खोटी सुनाई। दीपेश और उसके परिवार ने अच्छाई का दिखावा किया और मेरी गलती माफ करने का नाटक किया। ऐसे में मेरे घर वालों ने मुझे जबरदस्ती फिर से उनके घर भेज दिया। मैंने साफ इनकार किया था, लेकिन मेरी एक नहीं चली। मैं रो रो कर सब कुछ बताती रही, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब मैं दीपेश के घर लौट आई थी, लेकिन डर के साए में। सास जो पहले मीठी बातें करती थी, अब एक डायन की तरह बर्ताव करने लगी। मुझे घर के तहखाने में कैद कर दिया गया और अगले दिन सुबह फ्लाइट से वापस उस प्रेत के पास ले जाने की योजना बनाई गई। मेरा लॉकेट भी छीन लिया गया ताकि वह प्रेत फिर से मेरी इज्जत लूट सके और मेरी जान ले सके। मुझे अब साफ पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं डर के मारे चिल्ला रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रात बीत रही थी और मैं रोए जा रही थी। तभी तहखाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं सहम गई। देखा तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसे पहली बार देखा था। वह मेरे पास आई, चारों तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो यहां से। मुझे शक हुआ कि कहीं यह भी उन लोगों के साथ न मिली हो, लेकिन वह मुझे छिपाते हुए घर के पीछे ले गई और पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकाल लाई। फिर मुझे एक छोटे कच्चे मकान में ले गई। मैं डर के मारे चुप थी। उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हुए बोली, बेटा भाग जाओ यहां से, वरना ये लोग तुम्हारी इज्जत और जान उस प्रेत के सामने कुर्बान कर देंगे। उसके बाद दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे। तुम्हारी जान हर वक्त खतरे में है। वह प्रेत भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब तो उन्होंने उसे शांत कर दिया होगा, लेकिन वह तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकालेगा। मैं हड़बड़ाकर बोली, तो फिर क्या करूं? वह रोते हुए बोली, सिर्फ एक रास्ता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लो। जब तुम कुंवारी नहीं रहोगी, तब वह प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं यह सुनकर सहम गई और दोहराई, क्या? वह औरत बोली, हाँ बेटा, यही रास्ता है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि वे दोनों दुल्हन जैसी आत्माएं जो मुझे दिखती थीं, उनमें से एक उसकी भाई की बेटी थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। उनका परिवार जैसे तैसे गुजर बसर करता था। जिस बंगले में मैं कैद थी, वहाँ वह औरत नौकरानी का काम करती थी। उसका भतीजा भतीजे उससे मिलने आते थे। तभी ऋचा ने उसके भतीजे को झूठे प्यार में फंसाया, शादी की और बाद में उसकी बहन यानी अपनी ननद की शादी दीपेश से करवा दी। फिर रस्म के बहाने उस लड़की को प्रेत के सामने बलि के लिए चढ़ा दिया। जब उसके भाई ने सच्चाई जाननी चाही, तो उस प्रेत ने भाई और बेटे दोनों को नोच नोच कर मार डाला। उसने वहां काम करना छोड़ दिया, लेकिन अपनी भतीजी की मौत को लेकर खुद को गुनहगार समझती रही। तभी उसकी भतीजी की आत्मा उसे दिखने लगी और न्याय मांगने लगी। वही आत्माएं आज उसे मेरे पास लाई थीं, ताकि मुझे सच्चाई बताकर बचा सके। वैसे मुझे अच्छे से मालूम था कि उस घर के अंदर कैसे जाना है। वहाँ का जो पिछला दरवाज़ा था, उसकी एक चाबी कभी मेरे पास भी रहती थी और वह मेरे पास ही पड़ी हुई थी। उन लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी चाबी से मैंने वह दरवाज़ा खोला और तुम्हें लेकर यहाँ आ गई। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक नहीं बचा पाऊंगी। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाओ। मुझे बिल्कुल नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, पर अगर तुम्हारी जान बचा पाई तो मुझे लगेगा जैसे मैंने अपनी भतीजी की जान बचा ली हो। इसलिए यहाँ से निकल जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। यह सुनकर मैं इतनी घबरा गई कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी मैंने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत का फोन उठाया और डरते डरते अनुज को कॉल किया। 2-3 बार कॉल करने पर भी अनुज ने फोन नहीं उठाया। जब मैं लगातार कॉल करती रही तो आखिरकार उसने कॉल रिसीव किया। मेरी आवाज सुनकर वह हैरान होकर बोला, तुम? तो मैं रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर अनुज घबरा गया और बोला, क्या हुआ, जल्दी बताओ। मैं हड़बड़ाकर बस यही बोली, मुझे लेने आ जाओ।
वरना मेरी लाश भी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अनुज के होश उड़ गए और वह बोला, कहाँ हो तुम? मैं तुरंत आता हूं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। अब मैंने उस बूढ़ी औरत से पूछकर अपनी लोकेशन बताई। अनुज ने कहा कि वह थोड़ी ही देर में पहुंच रहा है। मैं उसी औरत के घर पर उसके आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में अनुज वहां आ गया। मेरी हालत देखकर वह कुछ समझ भी नहीं पाया और उससे पहले ही मैं उसके गले लग गई। फिर वह अपनी गाड़ी में मुझे बैठाकर अपने साथ ले गया। पूरे रास्ते में घबराहट की वजह से वह मुझसे पूछता रहा कि आखिर हुआ क्या है, पर मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई ना हो। यह सुनकर अनुज और भी उलझ गया। फिर वह मुझे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया और किसी बहाने से अपने दोस्त को वहां से एक रात के लिए भेज दिया। उसका दोस्त अपने रिश्तेदार के यहां चला गया था। अब कमरे में सिर्फ मैं और अनुज थे। अनुज को देखते ही मैं उससे लिपट गई और उसे किस करने लगी। यह देखकर अनुज हैरान रह गया। उसने मुझे अलग किया और बोला, तुम्हें हुआ क्या है? तो मैंने घबराकर बस यही कहा, अनुज प्लीज आज मुझे मना मत करना। यह कहते हुए मैं उसके करीब जाने लगी, लेकिन अनुज बार बार समझाने लगा कि यह ठीक नहीं है और अब मैं शादीशुदा हूं। जब मैं और पास जाने लगी तो उसने मुझे धक्का दिया और जैसे ही वह मुझ पर हाथ उठाने वाला था, मेरी हालत देखकर रुक गया और बोला, हुआ क्या है? सच बताओ। मैं बोली, अगर मेरी जान बचाना चाहते हो तो प्लीज मेरे करीब आ जाओ। मेरी ऐसी बातें सुनकर वह और भी हैरान था। जब मैं रोते हुए बार बार कहने लगी तो अब वह भी खुद को रोक नहीं पाया। वह मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता था। अब हमारे बीच सारी दूरियां खत्म हो गईं। उसके बाद मैं बेड पर चादर में लिपटी रो रही थी। अनुज ने कहा, अब रो मत, बताओ आखिर बात क्या है? यह सुनकर मैं फिर उसके गले लग गई। अनुज बोला, तुम्हारी तो शादी हो चुकी थी ना? तो मैं बोली, मैं वहां अब वापस नहीं जाना चाहती। अनुज मुझे बचा लो, अपने पास रख लो। यह सुनकर अनुज बोला, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा तुमसे ही करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैं कुछ बोल नहीं पाई। अनुज फिर बोला, अब सच बताओ। तो मैंने डरते डरते सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर अनुज के भी होश उड़ गए। मैं रोते हुए बोली, अब मैं उस प्रेत के लायक नहीं रही, इसलिए अब वह मुझे नहीं मारेगा। यह कहते हुए मैं कांपने लगी तो अनुज ने मुझे गले लगाया और बोला, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारे बीच शारीरिक संबंध बने, प्रेत को इसका एहसास हो गया और वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी काली शक्तियों से दीपेश को बेरहमी से मार डाला। सुबह उनके घर में चीख पुकार मच गई। मेरे घर वाले भी मुझे ढूंढ रहे थे। सबको यही लग रहा था कि दीपेश ने मेरी वजह से सुसाइड कर लिया है और मैं उसकी हत्यारिन हूं। दीपेश के बाद उसके माता पिता को भी उसी प्रेत ने अगली रात निर्दयता से मार डाला। फिर ऋचा भाभी की लाश भी फ्लैट में लटकी हुई मिली। सबको यही लगा कि घर वालों की मौत से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि हमें मालूम था कि यह सब प्रेत की करतूत है। यह पूरी सच्चाई मुझे उस बूढ़ी औरत ने बताई थी, जिसने मेरी जान बचाई थी और जिसके फोन से मैंने अनुज को बुलाया था। उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। बाद में मैं और अनुज अपने घर गए, लेकिन मेरे भाई और घर वालों ने चिल्लाकर हमें घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि हमारी वजह से यह सब हुआ है। उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। अनुज मुझे अपने साथ ले आया, लेकिन अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि प्रेत ने मेरे भाई और मेरे माँ पापा की भी जान ले ली। उनकी लाशें देखकर किसी का भी दिल दहल जाता। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उन्हें नोच नोच कर खा लिया हो। यह देख अनुज घबरा गया और वह काली मां के मंदिर जाकर एक तांत्रिक से मिला। तांत्रिक ने कहा कि हम दोनों अपने गले में देवी मां का लॉकेट पहन लें और 7 दिन तक इसे उतारें या नहीं। इसके बाद प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमने वैसा ही किया। वहीं इन मौतों के बारे में पुलिस ने मुझसे पूछताछ भी की, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए केस नहीं बन पाया और धीरे धीरे मामला शांत हो गया। मगर अपने घर वालों को खोने का गहरा सदमा मुझे हमेशा सालता रहा। लेकिन अनुज के प्यार ने धीरे धीरे मुझे संभाल लिया।
अनुज ने देवी माँ के मंदिर में ही मुझसे शादी कर ली। हालांकि उसके घर वालों ने मुझे अपनाया नहीं। वजह थी कि मैं पहले से शादीशुदा थी और मेरे घर वालों ने कभी उनकी बेइज्जती की थी। लेकिन अनुज ने मुझे सच्चे दिल से अपनाया। बाद में अनुज की एक अच्छी सरकारी नौकरी भी लग गई। मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से उसके घर वालों ने भी आखिरकार मुझे माफ कर दिया। अब मैं अनुज के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूं, पर यह नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह खुश हूं। अनुज मुझे बहुत प्यार करता है और मेरा हर तरह से ख्याल रखता है, लेकिन अपने घर वालों के खोने की टीस मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। जब भी वह भयानक हादसा याद आता है तो मैं सिहर उठती हूँ। सोचती हूँ काश मेरे घर वालों ने मेरी बात मान ली होती तो आज वे जिंदा होते। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।